नमस्कार दर्शकों, आज की सबकी बात हम स्वदेश न्यूज़ के इस नए ऑफिस प्रमाइसेस में शूट कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेजा जी मौजूद हैं, हमारे ऑफिस में मौजूद हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए ऑफिस प्रमाइसेस में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। एक अच्छा सुंदर ऑफिस आपने शुरू किया, अच्छा माइंडसेट एनवायरनमेंट मिलेगा और अच्छी तरीके से जन भावना, समाज की भावना, सब कंसर्न आदमी तक सही तरीके से पहुंचा पाएंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस खास कार्यक्रम सबकी बात, जिसमें कि हम जो बहुत सारे विषय होता है उस पे हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, सबसे पहले मैं बात करूँगी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की, क्योंकि ये वाला जो नारा है ये बहुत प्रिय है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो आपका जो विभाग है वो सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है इस नारे को सार्थक करने में, तो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। इसे दो हिस्सों में बात कर रहे हैं। पहला हिस्सा हमारे देश के प्रधानमंत्री का से शुरू हुआ इस बात का, आत्मनिर्भर भारत। दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर के समय को सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए, उसकी कल्पना उन्होंने मन में सोची, उस कल्पना को उन्होंने डिक्लेयर किया। उसी समय हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हर कदम उनके साथ उनके विचार को मिला के आगे बढ़ते हुए सोचते हैं, उनके तुरंत दिमाग में आया कि आत्मनिर्भर भारत तो तभी बन पाएगा जब सबसे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने। उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की घोषणा कर दी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की घोषणा करते ही चार बड़े महत्वपूर्ण विषय साथ आ गए। आज अगर देश की सबसे बड़ी समस्या है तो वो है बेरोजगारी। पहला फोकस उस पर आ गया कि कैसे रोजगार दिया जाए, और वो भी रोजगार ऐसे लोगों को के बारे में सोचना जिनका एजुकेशन तुरंत उनको किसी चीज के लिए क्वालिफाई करने में तकलीफ दे रहा हो, क्योंकि एजुकेशन की हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो रोजगार या आज की जरूरत को ध्यान में रखकर कोर्सेस डिजाइन नहीं हुए थे। उनकी सही डिजाइन ना होने के कारण बेरोजगारी का एक हिस्सा बढ़ा। फिर हमने चार महत्वपूर्ण एंगल से इसको सोचना शुरू किया कि रोजगार क्या क्या तरीके से पैदा किए जा सकते हैं। एमएसएमई विभाग औसत 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च करता है तो एक व्यक्ति को रोजगार जनरेट होता है एवरेज पूरे भारत में। लार्ज इंडस्ट्री 15 से 16 लाख रुपए का जब देश का खर्चा होता है तब जाके एक रोजगार पैदा होता है, लेकिन दोनों का अपना अस्तित्व है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लार्ज इंडस्ट्री के बिना एमएसएमई आ जाएगी। लार्ज इंडस्ट्री एनवायरनमेंट बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है, जिससे एमएसएमई कन्वर्ट करती है इनटू एम्प्लॉयमेंट। हमने ये तय किया पहली बार मध्य प्रदेश में क्लस्टर फॉर्मेशन से कई 42 जिलों में इंडस्ट्रीज की नए तौर पे शुरुआत करना। जब नई इंडस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो चार फिर से विषय आते हैं, उनकी सफलता, उनकी टेक्नोलॉजी अपडेशन, उनकी कैपिटल का अरेंजमेंट और उनको रीजनेबल कास्ट पे उनका पैसा ज्यादा जमीनों में ना लगे।
तो we decided to make a new policy for land allotment. We decided to make a new concept for financing. हमने बैंकों और सभी इंस्टीट्यूट से बात करी और मैं यहाँ इस बात पे वापस जोर दूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद ये तय किया कि मध्य प्रदेश के सब बैंकर्स के कंसोर्टियम की मीटिंग हर महीने मैं खुद लूंगा। उसका बहुत बड़ा असर रहा, चाहे प्रधानमंत्री स्वरोजगार की बात आई, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की बात आई, मुख्यमंत्री के ग्रामीण रोजगार की बात आई, तो उसमें इंडिया में औसत 40% से अबाव केवल मध्य प्रदेश ने वो पैसा फाइनेंस करा। तो ये एक बड़ी कड़ी मेहनत का प्रतिफल है और उसको एग्जीक्यूट हमारे डिपार्टमेंट ने करा। लेकिन अगर वो डायरेक्शन थी, वो उनका रोजाना हर महीने का फॉलोअप और स्ट्रिक्ट कंट्रोल था उनकी, तभी जाके ये सफल हुआ। जी बिल्कुल मंत्री जी, आपने तो विस्तार में इतनी सारी बातें बता दी, मुझे लगता है कि मेरे जो सवाल हैं वो रह जाएंगे। आपने जवाब पहले ही पूरे दे दिए, लेकिन फिर भी आपसे पूछूंगी। आपने विस्तार में बताया है जो एमएसएमई है, तो उसका कुछ मास्टर प्लान आपने बनाया है, आपके विभाग ने बनाया? हालांकि आपने तो अभी विस्तार में बहुत कुछ बताया, लेकिन अगर उसमें हाँ एक बात बताता हूँ, जब से मध्य प्रदेश बना आज तक मध्य प्रदेश में 12,000 इंडस्ट्री लगी, डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोगों का रोजगार है। हमने ये तय किया कि हमारे इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल को, कि पहले 6 महीने तो एमएसएमई की पॉलिसी और डिसीजन में चले गए, 2.5 वर्ष में हम उतनी ही इंडस्ट्री मिनिमम लगाएंगे, उससे ज़्यादा रोजगार हम 2.5 वर्ष में पैदा करेंगे। तो दैट इज द चैलेंज विच आवर ऑनरेबल मुख्यमंत्री चाहते हैं। तो हम 70 वर्सेस 2.5 वर्सेस पे काम कर रहे हैं। 42 जिलों में एक साथ डिफरेंट टाइप के क्लस्टर बना रहे हैं, ओटी ओपी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आज की जरूरत है। मंत्री जी, आपसे पूछना चाहूँगी, हमने बहुत बात की इंडस्ट्रीज़ की, आपके विभाग में आपके पास साइंस और टेक्नोलॉजी भी है, तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए। बिना टेक्नोलॉजी के जीवन में सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं नहीं बढ़ सकती है। जीवन जीने का आनंद बिना टेक्नोलॉजी के नहीं आ सकता है। आप सोचिए, आज के 10 साल पहले हम सामान्य मोबाइल से काम कर लेते थे, आज हमें बहुत एडवांस फीचर वाला चाहिए। अगर मैं उसके 10 साल पहले की बात करूं तो हमारे को क्रॉस बार एक्सचेंज के थ्रू लैंडलाइन वाले फ़ोन से काम करते थे। ऐसे ही हमने मध्य प्रदेश में ये तय किया है कि हम एक टेक्नोलॉजी एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे। दुनिया की सब टेक्नोलॉजी को, हमारा वो बोर्ड दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी सरकार के लेवल पे लाके, अलग अलग 36 CSIR की लैब्स हैं भारत में, उनके साथ एमएसएमई मध्य प्रदेश ने साइन किया। उनके माध्यम से, इंटरनेशनल से, सब जगह से लाके हमारे यंग एंटरप्रेन्योर। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, एक अगर हम देखें तो हम सालों से देखते आए हैं कि ग्रामीण इलाके से जो लोग हैं वो शहरी क्षेत्रों में आते हैं। तो क्या आपकी सरकार का फोकस ऐसा है कि ग्रामीण इलाके के लोग को जो रोजगार है, कुछ इस तरह का मुहैया जो है उनको उनके ही गांव में हो पाए? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ही आज की समय की जरूरत के अनुरूप है, क्योंकि लॉकडाउन के समय हम लोगों ने देखा था पलायन। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा, इसमें केवल एमएसएमई विभाग का नहीं है, इसमें पूरे मध्य प्रदेश की संरचना का बात है। ग्रामीण और शहरी का अंतर क्या है? ग्रामीण और शहर का अंतर है, गांव में पहले सड़क नहीं होती थी, गांव में पहले बिजली नहीं होती थी, गांव में पहले इंटरनेट नहीं होता था, गांव में पहले स्कूल अच्छे नहीं होते थे, गांव में पहले कॉलेज नहीं होते थे। ये सब चीज़ें
पिछले 15 वर्ष में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन में ये सब हर गांव में पहुंच गया है। आज गांव और शहर में, और कोरोना के काल ने ये सिद्ध कर दिया कि शहर की जगह गांव से रहने में फ़ायदा है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर एक नया डेवलप हुआ। इंटरनेट के माध्यम से गांव में हजारों नौकरियों के अवसर मिले। बच्चे अब गांव के स्कूल में भी उस स्तर की एजुकेशन पा रहे हैं। और अभी तो 4 कदम आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री ने सीएम राइज स्कूल की कल्पना दे दी। 3,500 सीएम राइज स्कूल, एक स्कूल में 25 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं। तो ये केवल कल्पना नहीं, उनने करके बता दिया। इस कारण अब जो प्रेशर जो पहले ज़रूरत से ज़्यादा था वो अब कम हो गया, आधा। फिर हम इंडस्ट्री भी, हम एग्रो प्रोसेसिंग बेस्ड इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं। स्पेशली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन थी कि पेरिशेबल प्रोडक्ट जो हमारा 30 से 40% फल, सब्जियां, दूध बर्बाद होता है, उसको बचाने के लिए एक अलग योजना से हमने काम शुरू किया। उस योजना से जब काम शुरू हम कर रहे थे तो हमारे समझ में आया कि भैया रूरल बेल्ट में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 90% हमें का CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट दे रही है। मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि हमारे दो जो इतने बड़े नेता हैं, उनने एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से अध्ययन करके हमें डायरेक्शन दिया है कि हम बहुत तेज़ी से सफल हो रहे हैं। वरना ये जो चीज़ें आज हम बात कर रहे हैं ये पहले भी हो सकती थी। जी बिल्कुल सही है। सर, पूछना चाहूँगी आपसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, अब आपकी सरकार करने वाली है आने वाले महीनों में। पिछले भी कई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए, क्या सक्सेसफुल होते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट आता है जो वहाँ पे करार साइन किए जाते हैं? बार बार ये आपकी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, करार भी होते हैं, लेकिन वो जमीन में नहीं आते, हकीकत में नहीं आते। अच्छा, एक बात बताइए जी, अपन 10 साल पहले, पिछले 5 साल में तो कोई इन्वेस्टर समिट हुआ नहीं है। उसके पहले कितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, कितना हमारे पास सरप्लस पावर उपलब्ध थी, कितना हमारे पास ट्रेन मैन पावर उपलब्ध था, कितना हमारे हाईवे और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, स्किल पे हमारी क्या स्थिति थी, ये सब चीजें एक साथ डेवलप करनी पड़ी। और उसका जो मैच्योरिटी का टाइम था, इसलिए जितना हमने एग्रीमेंट साइन किया उतना कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन वो आना शुरू हुआ। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कहीं से। मैं ये सोचूं कि मैं एक दिन जाऊं, इन्वेस्टर मीट करी, 100 आदमियों से साइन कर दिया, 100 की 100 इंडस्ट्री एक दिन में आ जाएगी, इज इट पॉसिबल? तो उसमें टाइम जरूर लगा, लेकिन आज हम इस स्थिति में आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश टॉप 3 में आ गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट ए स्मॉल डील, इट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आज अगर मैं बात करूं, इस बार जो भी साइन होंगे, चूंकि हमें पता है कि किसके साइन कैसे होते हैं, किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, किसको क्या सुविधा चाहिए, वो सब हमने दिलवाई। और वो जब हमने दिलवा दी तो आज हमारे जितने भी MOU होंगे वो अब पहली बार में 25% सक्सेस हुए होंगे, तो दूसरी बार में 40 हुए होंगे, तो इस बार 80% सफलता आएगी। इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए लर्निंग प्रोसेस, इट्स ए ट्राइंग प्रोसेस, इट्स ए अट्रैक्टिंग प्रोसेस। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑन गोइंग प्रोसेस है। अभी जो है CM मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदेश के दौरे में जाएंगे अगले महीने। वो भी जो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? जाहिर तौर पे आप भी जा रहे होंगे। देखिए,
अलग अलग कई टीमें जा रही हैं और अलग अलग टीमों के अनुरूप हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे तो कितने एक ही फोकस पे स्टेट का इतना एक्सपेंस होगा। अलग अलग जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा टीम को अट्रैक्ट करेंगे, जो जिस लेवल की टीम होगी वो उस लेवल का करेंगे। मुख्यमंत्री अपने लेवल की टीम को अट्रैक्ट करेंगे, हम अपने लेवल की टीम को अट्रैक्ट करेंगे, हमारी टीम के दूसरे मेंबर अलग अलग लेवल का अट्रैक्शन करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को या इंडस्ट्री की जीडीपी को या इंडस्ट्री की पावर कंजम्पशन के रेशो को एग्रीकल्चर के बराबर लाना चाहते हैं। जिस दिन हम एग्रीकल्चर की पावर कंजम्पशन और इंडस्ट्री की पावर कंजम्पशन बराबर ले आएंगे, उस दिन मध्य प्रदेश की हर समस्याओं का हल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि जितना हमें वहाँ सब्सिडाइजेशन करना पड़ रहा है उसका लोड बाकी जगह आ रहा है। जी, मैं ये जानना चाहूँगी, चलिए हमने अभी तो आपके विभाग से संबंधित काफ़ी सारी बात की, थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिटिक्स का। अभी पिछले दिनों कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें सारे सब नेताओं ने डिक्लेयर किया कि जो 2023 अब दूर नहीं है, अगला विधानसभा दूर नहीं है, उसमें जो है कमलनाथ जो है वो कांग्रेस के चेहरे होंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? जो चेहरा संभाल ही नहीं पाया बनी बुनाई सत्ता को, वो नई सत्ता का सपना कहाँ देख रहा है। कांग्रेस की पास किसी दूसरे नेता पे विश्वास न होना का एक परिचायक है उनका चयन करना, वरना जिसके कारण सत्ता चली गई, जिसको राज्य की राजनीति का पूरा गहराई से कभी अध्ययन ना हो, उनने बहुत ऊपर की राजनीति करी। बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छा विजन है। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, स्टेट के लिए वो कितनी इंडस्ट्री लाए? सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनने अपने निजी तौर पे बहुत सफल व्यवसाय किए हैं। क्या उन्होंने उतने व्यवसाय राज्य के लिए करने का प्रयास किया क्या? मैं तो बस एक लाइन में पूरी बात जानता हूँ। जब वो राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए तो राज्य के नेता भी ये ठीक है, आज उनसे जो जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो चीज़ वो इजीली उपलब्ध कराते तो वो उसके लिए उसके पास चले जाते हैं। बीजेपी में भी अभी बात चल रही है, जिस तरह से आप लोग यहाँ भी धुआंधार जो है बैठके हो रहे हैं, उसमें जो चल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी को अगर काटना है तो अधिकांश विधायकों के टिकट कटेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कभी भी व्यक्तिगत निर्णय नहीं होते। हमेशा एक ग्रुप ऑफ लीडर्स बैठकर कुछ डिसीजन लेते हैं। किसी को अंदाज़ा नहीं होता है कि उस समय की परिस्थिति, उस समय के सिचुएशन में क्या निर्णय हो। क्वेश्चन एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, हमने तो भैया 4 बार दिखा दिया। परफॉर्मेंस जब होती है तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सामने दिखता है, वर्किंग सामने दिखती है। आज बिजली कटती है तो सामने दिखती है। आज 1-1 घंटे भी बिजली कटती है तो 50 फ़ोन आ जाते हैं हमारे पास क्षेत्र के। तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है और उस अपेक्षा पे हम काम कर रहे हैं। जी, चलिए, आप जो हैं मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपने अपना एक अलग रास्ता बनाया, मुकाम हासिल किया है, लेकिन जिस तरह से इन दिनों जो बीजेपी में जो बात होती है कि परिवारवाद नहीं होगा, पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ये फैमिली ओरिएंटेड पार्टी नहीं है, बाकी अलग लोगों को जो है आगे लाया जाएगा, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मन के भाव को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पुत्रों को टिकट देना का मतलब जिसने राजनीति में जमीनी काम नहीं किया है, जिसने राजनीति में शुरू से काम नहीं किया,
केवल पिताजी के नाम पे उसका क्लेम ना हो, बल्कि उसे नीचे से काम करते करते डेवलप करो, ये भाव है। कई नेताओं के बच्चों ने जो जमीन से काम कर रहे हैं, शुरू से बूथ पे काम किया, फिर मंडल पे काम किया, फिर जिले में काम किया, तो नेचुरल वे में भी ये कार्य करता आ रहा है। तो इसको इंटरप्रिटेशन का तरीका इन लोगों का साफ है। वो कम्युनिकेशन में कुछ लोगों ने उसको परिवारवाद कह दिया। उनका भाव ये है कि केवल सिफारिश के तौर पे ना आए, बल्कि अपने मेरिट के तौर पे आए। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, हमने बहुत सारी बातें की मंत्री जी, आपके विभाग से संबंधित राजनीति, बहुत स्ट्रेसफुल आप लोग का जॉब रहता है, जनता के बीच में रहता है, सुबह से रात हो जाती, रात से सुबह कब होती पता नहीं चलता, लेकिन अपने लिए कुछ समय अगर निकलता है तो क्या करते हैं? ये तो 8वां आश्चर्य की बात करेंगे आपने। देखिए, रीडिंग इज द ओनली वे। जब आप अपने लाइफ के सबसे कम समय पे सबसे ज़्यादा अनुभव पा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना का यात्रा के दौरान जो समय मिलता है, उसी से अपडेट होते हुए, और एक शौक और मेरे को बचपन से है। मैं पिछले 40 साल से कई देशों में, दुनिया में घूमकर टेक्नोलॉजी को समझना और इंडस्ट्री के बारे में काम करना, जो मैंने 19 साल की उम्र का था तब से शुरू किया। और कोइंसिडेंस की बात है कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी को मेरे ऊपर ज़्यादा ही विश्वास था, तो उन्होंने मेरी मंशा के अनुरूप, मेरी इच्छा को समझते हुए इन्हीं 2 विभाग की जिम्मेदारी दी, ताकि ये दोनों विभाग में आज की ज़रूरत के हिसाब की सब चीज़ें पूरी कर पाए। जी, जाते जाते एक सवाल पूछूंगी। आप, जैसे हम बात करते हैं, आप एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, बट आपको टिकट दिया गया और आप आए, और आज की तारीख में आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं। तो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन से सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का ये जो सफ़र है, वो कैसा रहा? देखिए, मैं एक सवाल आपसे काउंटर में पूछता हूँ। आदमी तेज, सबसे ज़्यादा तेज कब दौड़ता है? या तो कुत्ता पीछे आ जाए या पुलिस आ जाए तो उसकी दौड़ने की गति बढ़ जाती है। राजनीति में भी जब कोई चैलेंज करता है आपके अहम को, जब आपको कोई रोकने का जितना प्रयास करता है, उतना या तो आप सीख जाओगे, समझ लोगे, या फिर आप कोलैप्स हो जाओगे। देयर इज नो थर्ड वे इन बिटवीन। पॉलिटिक्स में आइदर यू आर इलेक्टेड और यू आर डिफीटेड। राइट, देयर इज नो मिडवे, बीच का रास्ता नहीं। सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं है राजनीति में, बीच का कोई रास्ता भी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो आपको जितना चैलेंज मिला, जितने बड़े नेता ने आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, उतने आप ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल पॉलिटिशियन बने। मैं आज भी कहता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं तो एक इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को समझने वाला व्यक्ति हूं, जो एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री की डायरेक्शन में उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए एज मैनेजमेंट स्टूडेंट काम कर रहा हूँ। आई एम नॉट ए ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। ना मेरे क्षेत्र में आप मेरी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन वाली कहीं बात महसूस कर पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने स्वदेश न्यूज़ के आप ऑफिस में आए, आपने हमारे साथ इतने विस्तार में बात की, सभी विषय पे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के कई नौजवानों को एक सोच का नया तरीका मिले, और उस नए तरीके से सोचने पे उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो इच्छाएं जो दबी हुई है मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर में, वो जागृत हो। क्योंकि मेरा ये अंधविश्वास है
कि मध्य प्रदेश में एंटरप्रेन्योरशिप की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में पैसे की कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में रिस्क लेने वालों की कमी नहीं है। कमी थी तो केवल थोड़ी सी डायरेक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डायरेक्शन की कमी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। डायरेक्शन के लिए आज आपने जो मदद की, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।